हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम्प। तो आज हम बेटा लेके आए हैं अचीवर्स बैच के अंदर आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर को विद द सेम एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस जिसके साथ हमने अपने 3 चैप्टर्स जो है बेटा वो कंप्लीट कर चुके हैं हम साइंस के। ऑलराइट, ये हमारा 4th चैप्टर रहेगा जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, और अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट अपने आज के सेशन को। सो देखिए, इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो देखिए बेटा, चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एटम और जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो बहुत बेसिक एंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है मैटर के अंदर। इसके बाद है जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर की, वो किस वजह से है, डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। मतलब वहां पर मैटर के अंदर क्या है बेटा, अलग अलग एटम्स है। ऑलराइट, डिफरेंट एटम्स की वजह से जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। अलग अलग तरह की मैटर है बेटा वो एग्जिस्ट करे, क्यों? बिकॉज वहां पर क्या है, डिफरेंट एटम्स है, अलग अलग एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक एलिमेंट के जो एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे वो डिफर करते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस है उनके अंदर। उसके बाद है, आर एटम्स रियली इंडिविजुअल, क्या जो एटम्स हैं वो रियली इंडिविजुअल है, सिंगल है, एंड एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, जैसा कि डाल्टन ने हमें बताया, और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर एटम के अंदर और भी स्मॉल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, एटम या सिंगल है या फिर एटम के अंदर ही हमारे स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, स्मॉल जो कंस्टिट्यूएंट है एटम के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, सो क्या डाल्टन ने जो हमें बताया एटम रियली में इंडिविजुअल है, सिंगल है, या फिर वो किन्हीं पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक है, वहां पर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट है एटम के अंदर, तो ये हम देखेंगे। वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेटा हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इसके बाद है वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड जो वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन, एंड जो मॉडल्स दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। एटम के अंदर बेटा जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से अरेंज हैं, जो एटम के मॉडल्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद है अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। एक जो मेजर चैलेंज आया, एक बहुत बड़ा जो उनके आगे चुनौती की तरह आया साइंटिस्ट के आगे, वो क्या था एंड में 19th सेंचुरी की, कि रिवील करना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है उसको बताना और एक्सप्लेन करना उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको। ऑलराइट, इसके बाद द इलुस्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया गया, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बताएगा, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बाद यहाँ पर बताया गया है। सो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, कहाँ से आया कि फर्स्ट जो इंडिकेशन हमारे पास कहाँ से आया स्टडी करके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा तो वहां से हमें पता चला कि जो एटम है वो इंडिविजुअल नहीं है, वहां पर कुछ हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो और भी कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है एटम्स के अंदर, और भी पार्टिकल्स है उसके अंदर। एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, एंड जिन कंडीशन के अंडर जो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम कंडक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज करके। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। So for understanding the nature of charged particles in matter, let us carry out the following activities। समझने के लिए मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, कैरी आउट करेंगे एक एक्टिविटी को। एक्टिविटी 4.1, इसके अंदर क्या है, कॉम ड्राई हेयर, मतलब
जो हमारे ड्राई हेयर्स है उनमें हमें क्या करना है, कॉम्ब करना है, हमें कंघी करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉम्ब करना है अपने हेयर्स को। ड्राई हेयर है बेटा यहाँ पर। एंड डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, क्या जो हमारी कॉम्ब है वो अट्रैक्ट करेगी छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस हैं उनको। सो ये हमें बताना है। एंड रब अ ग्लास रॉड, एक जो ग्लास रॉड है बेटा उसको हमें रब करना है सिल्क के क्लॉथ के साथ में। एंड उस रॉड को हमें लेके आना है इनफ्लेटेड जो बैलून है उसके पास में। इनफ्लेटेड बैलून मतलब जो फूला हुआ गुब्बारा होता है ना, जिसमें हमने हवा भर रखी होती है, उसको ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, हमें ऑब्जर्व करना है क्या होगा, ठीक है, क्या होगा उससे। सो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। इन एक्टिविटीज से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रब करते हैं हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ, तो वहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज वो क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम क्या करें, कॉम्ब करें ड्राई हेयर्स को, तो कॉम्ब जो होगा वो क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को। इस तरीके से ये जो हमारा कॉम्ब है ये क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा इन छोटे छोटे जो पीस है पेपर्स की, इनको वो अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा अट्रैक्ट, अब जैसे हम अपने ड्राई हेयर जो है कॉम्बिंग करेंगे, हम जब कंघी से अपने बालों को बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, उस कॉम्ब पे क्या होगा, वो जो कॉम्ब है बेटा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। एंड वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब है तो इसलिए वो क्या बेटा अट्रैक्ट करेगा पीस ऑफ पेपर्स को, बिकॉज वो क्या हो गया है, अब चार्ज हो गया है। इसी तरीके से रब करेंगे जब हम ग्लास रॉड को, ठीक है, रब करने के बाद सिल्क क्लॉथ के साथ जब हमने रब किया तो अब जो वो रॉड है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। तो जैसे ही हम उसको लेके आएंगे इन्फ्लेटेड बैलून के पास में तो क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो रॉड है वो क्या हो गई है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। सो जब हम रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ तो वहां पर क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल। इसके बाद है वेयर डज दिस charge come from? This question can be answered by knowing that atom is divisible and consists of charged particle. जो एटम है बेटा वो डिविजिबल है, ऑलराइट, एंड यहाँ पर जो हमारा एटम है वो कंसिस्ट है किससे, चार्ज पार्टिकल से। एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद है बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया रिवील करने में प्रेजेंस को चार्ज पार्टिकल की एटम के अंदर। ये भी एटम के अंदर क्या होते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल। देखो 1900 में क्या था बेटा, हमें क्या पता था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब एक सिंगल पार्टिकल है, बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, बट उसके पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, जिसको आइडेंटिफाई किया था जे थॉमसन ने। किसने आइडेंटिफाई किया था बेटा, जे थॉमसन ने। इसके बाद है इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसके बाद है ई गोल्डस्टीन 1886 में उन्होंने डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन को, ठीक है, एक नई टाइप की रेडिएशन को गैस डिस्चार्ज के अंदर, ठीक है, इन अ गैस डिस्चार्ज। एंड उनको क्या बोला था, कैनाल रेज, क्या बोला था बेटा, उनको कैनाल रेज बोला था। एंड ये जो रेज थी पॉजिटिव चार्ज था इन पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी जो अल्टीमेटली लीड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जो हमें सेकेंड डिस्कवरी पर पहुंचाती हैं, जो कि है हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी, ऑलराइट। एंड दिस एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, ये जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल था इसके पास क्या था बेटा, चार्ज था। कैसा था, चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था इसके पास। सो सब एटॉमिक पार्टिकल के पास चार्ज था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, बट अपोजिट इन साइन था टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से जो उसका चार्ज है बेटा वो अपोजिट था। एंड इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद है इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, उसको क्या नाम दिया गया बच्चों, बोलो, प्रोटॉन उसको नाम दिया गया। उसके बाद इन जनरल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को ऐसे पी से, ऐसे हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है प्रोटॉन को ऐसे पी पॉजिटिव से, ऑलराइट। इसके बाद है जो मास है प्रोटॉन का टेकन एज 1 यूनिट, उसको हमने 1 यूनिट लिया, एंड इट्स चार्ज एज +1, उसको हमने +1 चार्ज लिया वहां पर। एंड जो मास इलेक्ट्रॉन का उसको कंसिडर किया नेग्लिजिबल, एंड जो चार्ज है उसको -1,
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बेटा -1, प्रोटॉन पे जो चार्ज है बेटा वो +1। ऑलराइट, इसके बाद है इट सेम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये देखा गया कि जो एटम है वो किससे बना है, प्रोटॉन्स है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स है, और वो म्यूचुअली बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के चार्ज को। इसके बाद इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, कि जो प्रोटॉन्स है बेटा वो एटम के अंदर हैं, जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कुड इजिली बी रिमूव्ड, उनको इजिली हम क्या है बाहर निकाल सकते हैं, बट नॉट प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन्स को हम निकाल नहीं सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, अब हमारे पास जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो क्या आया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, किस तरीके का स्ट्रक्चर ये जो पार्टिकल्स है बेटा एटम में फॉर्म करते हैं। ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, एंड वी विल फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन बिलो। ठीक है, अब हम इनका आंसर फाइंड करते हैं। आंसर बेटा, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वेश्चंस बेटा आपको सेपरेट वीडियो इनकी मिलेगी, ठीक है, आई बटन में इनका हम लिंक दे देंगे आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी एंड ये वाले क्वेश्चंस भी। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हाँ जी बेटा, तो चैप्टर 3 में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एक लाइन हमने पढ़ी है। सो सजेस्ट किया था इन्होंने कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया बेटा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, वो सिंगल है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है ना। कैसा है, वो इंडिविजुअल है और इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब उसको अनब्रेकेबल है वो। इसके बाद है बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट जो डिस्कवरी आई 2 हमारी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटम के अंदर क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। लेड टू द फेल्योर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो बेटा यहाँ पर फेल हो गई है ना। वो तो क्या बोल रहे थे कि भाई एटम जो है उसके अंदर क्या है, वो इंडिविजुअल है, सिंगल है, बट हमने देखा एटम के अंदर क्या है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वहां पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन है, वहां पर हमने देखा प्रोटॉन है, तो यहाँ पर तो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या होगी, फेल हो गई। इसके बाद है इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो, अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एटम, ये जानना कि कैसे, किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स है वो एटम में अरेंज हैं, किस तरीके से वो अरेंज है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तो पहले तो ये क्वेश्चन था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, उसके बाद है एटम के अंदर बेटा पार्टिकल हैं, कौन से, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये पता चल गया हमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया कि अरेंज कैसी है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। सो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए many scientists propose various atomic models, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए, एंड जो जे थॉमसन जो थे वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने प्रपोज किया मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो बेटा जे थॉमसन वो पहले शख्स, ठीक है, वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बताया, प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है एटम का उसके मॉडल को प्रपोज किया था सबसे पहले किसने, जे थॉमसन ने। किसने किया था बच्चों, बताओ जल्दी से, जे थॉमसन ने। सो नेक्स्ट देखिए बेटा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या दिया था उन्होंने, जे थॉमसन मॉडल क्या है एटम का। तो देखिए थॉमसन ने प्रपोज किया मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग, जैसे क्रिसमस पडिंग होता है उसकी तरह इन्होंने क्या बताया, हमें एटम का मॉडल बताया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स, लाइक जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। देखिए ये है हमारा क्रिसमस पडिंग, इसमें क्या बोला, जैसे हमारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही हमारे ये जो पूरा स्फीयर है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट प्रेजेंट है, उसी तरीके से हमारे एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जहां जहां ड्राई फ्रूट्स है वहीं पर क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। ऑलराइट, तो ये उन्होंने बताया हमें इससे कंपेयर करके इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग। एंड वी कैन आल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। देखिए बेटा हम वाटरमेलन को भी देख सकते हैं। वाटरमेलन में क्या है, देखिए वाटरमेलन में क्या है बेटा, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो हमारा एडिबल पार्ट है, रेड वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एंड जो आपको सीड्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर की, दिख रहे हैं बेटा, हाँ जी, ये जो आपको सीड्स दिख रहे हैं, ये जो सीड्स है ये लाइक
नेगेटिव चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर क्या है बेटा, एम्बेडेड है। जैसे सीड्स है वाटरमेलन में, ऐसे ही स्फीयर है हमारा पॉजिटिव चार्ज का, उसके अंदर जैसे ही सीड प्रेजेंट है वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ऑलराइट, सो देखिए द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो स्प्रेड है, ठीक है, एटम में ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जैसे ये हमारा रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन में, जैसे ये हमारा है फैला हुआ इस तरीके से, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, ठीक है, ऐसे ही वो स्प्रेड है। इसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से है, जैसे कि इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है इस वाटरमेलन के अंदर, जो हमारे रेड वाला पार्ट है इसमें जैसे ये सीड्स हैं, उसी तरीके से हमारे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लैक वाली तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो रेड वाला पार्ट है क्या हो गया, हमारी प्रोटॉन्स एटम के अंदर इस तरीके से वो स्प्रेड है, ठीक है। ये बताया किसने, जे थॉमसन ने। समझ आया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है बेटा, एंड यहाँ पर जो है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एंड दिस द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये है जे थॉमसन का मॉडल एटम का। सो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, तो देखिए इससे पहले आपको गिवन है जे थॉमसन 1856 से 1940, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, बोर्न हुए थे किसमें, चीथम हिल में, अ शबर्ब ऑफ मैनचेस्टर, एंड ऑन 18 दिसंबर 1856 में, एंड इनको अवार्ड मिला था, क्या नोबेल प्राइज इनको मिला था बेटा फिजिक्स में 1906 के अंदर, और किसके लिए, फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए। एंड उन्होंने डायरेक्ट किया था कैवेंडिश लैबोरेटरी को कैम्ब्रिज के अंदर फॉर 35 ईयर्स, एंड 7 ऑफ हिज जो इसके 7 रिसर्च जिसके असिस्टेंट्स थे बेटा, उनको भी सब्सिक्वेंटली उन्होंने भी क्या जीता, नोबेल प्राइज। ऑलराइट, इसके बाद देखिए थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, इन्होंने बताया फर्स्ट जो एटम है वो किससे कंसिस्ट है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से। एटम के अंदर क्या है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अंदर धसे हुए हैं, एम्बेडेड है उसके अंदर, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है हमारे एटम के अंदर। ऑलराइट, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है बेटा इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का वो सेम है, इक्वल है, बट सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इनका जो साइन है वो अपोजिट, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बट जो मैग्नीट्यूड है उनका वो सेम है, ठीक है, दोनों ही क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो इसलिए एटम जो है हमारा वो न्यूट्रल है, बिकॉज ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, इक्वल है। सो ऑल्सो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर नेट कोई भी चार्ज नहीं है एटम पे, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है, नो चार्ज, नो नेट चार्ज। एंड द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये था बेटा जे थॉमसन का। इसके बाद हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो एटम का मॉडल है वो कैसे बताया, इसको हम स्टडी करेंगे। सो देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है, अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड थे इंटरेस्टेड थे वो जानने के लिए कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज होते हैं विद इन एन एटम। एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं बेटा, उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, वो इंटरेस्टेड थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं एटम के अंदर। सो देखिए रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया फॉर दिस, एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। इसमें अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करवाया, फास्ट जो बहुत ज्यादा तेजी से जो मूव करती है अल्फा पार्टिकल्स, उनको लिया और क्या करवाया, उनको फॉल करवाया। जो फास्टली मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है बेटा उनको फॉल करवाया किसके ऊपर, थिन गोल्ड की फॉइल के ऊपर, ठीक है, पतली सी गोल्ड की फॉइल, उसके ऊपर किनको फॉल करवाया, हमारे अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत ज्यादा जो फास्टली मूव करते हैं। तो देखिए ये है हमारा मॉडल, यहाँ पर
ब्लॉक ऑफ लेड है ये रेडियम। उसके बाद ये सर्कुलर हमारी ZnS की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये हमारी अल्फा रेज है। ये थिन फॉइल है गोल्ड की, ठीक है, थिन फॉइल है गोल्ड की, हमारी स्लिट है। एंड मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक किए यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, उन्होंने सिलेक्ट किया बेटा बिकॉज ही वांटेड एज थिन ए लेयर एज पॉसिबल, वो लेना चाहते थे ऐसी लेयर जो जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके पतली हो जाए, है ना। सो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल एंड दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। और ये जो गोल्ड फॉइल थी वो कितनी थिक थी बेटा, जितनी 1000 एटम्स, ठीक है, इतनी थिक थी वो। इसके बाद है अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। क्या होता है बेटा, डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अब देखिए हीलियम क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपको ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, ये 2 क्या हैं, हमारी प्रोटॉन्स है। एंड इसी तरीके से 2 जो आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हमारे न्यूट्रॉन्स है। तो 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 ही क्या है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर क्या होता है बेटा यहाँ पर हमारा 4 होता है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम क्या है हमारी आयंस। तो मतलब Hc2 पॉजिटिव, ये क्या होंगे हमारे अल्फा पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 4, 2 तो क्या है एटॉमिक नंबर, 4 क्या है इनका मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास है। एंड हीलियम पे जब 2 पॉजिटिव मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर मास होगा, ठीक है। 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 मास है इसका। एंड ये जो हमारा डबली चार्ज हीलियम है, ये क्या हमारी अल्फा पार्टिकल है, सिमिलर टू अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ पर देखिए, सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, इनके पास मास है 4u का, तो जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके पास क्या होती है बेटा, कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स के पास में। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट किए जाएंगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है बेटा, वहां पर हमारे प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हैवी होते हैं प्रोटॉन्स से, ठीक है, प्रोटॉन से वो हैवी होते हैं। सो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस, तो उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा डिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिली, उससे ज्यादा जो है बेटा वो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिली। ये है स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की बाय अ गोल्ड फॉइल। ऑलराइट, यहाँ पर जो हमारी गोल्ड फॉइल है किस तरीके से स्कैटर करती है अल्फा पार्टिकल्स को, वो यहाँ पर दिखाया गया है। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो रदरफोर्ड जो हमारी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे उन्हें बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो रिजल्ट्स यहाँ पर आए। एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो हमारे क्या थे बेटा पार्टिकल्स वो ऐसे सीधे जा रहे थे, बिल्कुल अल्फा के पार्टिकल्स, ठीक है, सीधे जा रहे थे बिल्कुल। एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ जो है कुछ स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल के साथ बेटा डिफ्लेक्ट हो गई। ऑलराइट, इस तरीके से। एंड सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ every 12,000 particles appear to rebound, मतलब 12,000 में से एक जो है बेटा वो रीबाउंड हो रहा था, मतलब आया और बैक गया, है ना, बिल्कुल ऐसे हो रहा था, रीबाउंड हो रहा था। 12,000 में से एक बेटा तो ऐसे आया और वो वापस से जैसे गया वैसे ही बैक आ गया, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पर क्या है, इन अदर वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, ये जो हमारा रिजल्ट आया was almost as incredible as, मतलब उस पे बिलीव नहीं हो रहा था उनको, है ना, बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ऐसा उनके पास रिजल्ट आया। इफ यू फायर, उन्होंने किससे बताया इस चीज को, इफ यू फायर ए 15 इंच शेल, अगर आप फायर करते हो बेटा 15 इंच की शेल को एक पेपर पे, किसका पेपर है बेटा, टिश्यू पेपर है, एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर कितना पतला होता है बेटा, नॉर्मल पेपर से भी कितना पतला। टिश्यू पेपर पे अगर आप फॉल करते हो, फायर करते हो 15 इंच की शेल को, एंड वो वापस आती है एंड आपको हिट करती है, वो इतना मतलब उन्होंने इनक्रेडिबल था वो जो रिजल्ट उनको दिख रहा था,
ठीक है, उन पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था उस रिजल्ट पे। एंड देखिए यहाँ पर गिवन है रदरफोर्ड 1871 से 1937, ई रदरफोर्ड बोर्न हुए थे स्प्रिंग ग्रोव में ऑन 30 अगस्त 1871 के अंदर। एंड इनको जाना जाता है एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड ही इज फेमस फॉर हिज वर्क। ये फेमस थे अपने वर्क पर, किस पे, रेडियो एक्टिविटी पे इन्होंने काम किया था, डिस्कवरी न्यूक्लियस की ऑन ऑफ एन एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो बताया था विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 1908 के अंदर। इसके बाद लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड, मतलब एक खुले मैदान में हम एक एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे यहाँ पर एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एंड समझेंगे इम्प्लीकेशन को इस एक्सपेरिमेंट की। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये हमारी वॉल है, क्या बेटा, ये हमारी वॉल है, इसके फ्रंट में, इसके आगे कौन खड़ा है बेटा, बच्चा खड़ा है। ठीक है इसके आगे बच्चा खड़ा है विद हिज आईज क्लोज्ड, उसने अपनी जो आंखें हैं वो बंद कर रखी हैं। ठीक है, बंद आंखें कर रखी है इस बच्चे ने। एंड लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस से वो क्या कर रहा है बेटा, ऐसे वॉल पे थ्रो कर रहा है स्टोन्स को। ठीक है, पत्थर को ऐसे वो मार रहा है दीवार के ऊपर कुछ डिस्टेंस के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर he will hear a sound when each stone strike the wall, वो क्या है, उसको आवाज आएगी ना, एक पत्थर मारेगा उसको आवाज आ रही है, 10 पत्थर मारेगा तो उसे 10 पत्थर जो लगेंगे वॉल के ऊपर उसको क्या आएगी बेटा, साउंड आएगी, है ना, साउंड आएगी उसको। इसके बाद है इफ he repeats this 10 times he will hear the sound 10 times। ठीक है, वो रिपीट करेगा 10 टाइम्स तो उसको 10 टाइम्स से बेटा क्या आएगी, साउंड आएगी। ठीक है, जो पत्थर लग रहा है दीवार के ऊपर आएगी बेटा आवाज। ठीक है, उसके बाद है बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, जिसकी आंख पर बेटा पट्टी बांध दी गई उस बच्चे को। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो थ्रो करेगा स्टोन्स को एट अ बेयर्ड वायर फेंस ये हमारी है बेटा, ये वाली जो कांटेदार जो हमारी तार होती है ना, इस तरीके से हम किसी भी एरिया को ऐसे सराउंड कर देते हैं ना, इस तरीके से ये जो हमारी वायर है कांटेदार जो हमारी तारें होती है, ऐसे हम बाड़ी सी नहीं होती बना देते हैं, ऐसे एक एरिया को है ना कवर कर देते हैं हम। सो ऐसे ही यहाँ पर अब एक बच्चा खड़ा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग। अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ, बिकॉज यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बॉल मारोगे तो बहुत कम चांस होंगे इन पे लगेगी, इन फेंसिंग पे लगेगी। ठीक है, वो डायरेक्ट इनमें से पास हो जाएंगे बॉल्स। ठीक है, यहाँ पर तो पूरी दीवार थी हमारी, तो यहाँ पर आप कहीं भी मान लो दीवार पे लगेगा और आपको साउंड आएगी। बट यहाँ पर तो क्या है, खाली जगह, तो वो चांस क्या है मोस्टली कि वो पास कर जाएगी, है ना, यहाँ पर वो हिट नहीं करेगी। सो क्या होगा, मोस्ट ऑफ जो स्टोन्स है वो हिट नहीं करेंगे फेंसिंग को, इसको क्या है बेटा वो हिट नहीं करेंगे। एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड, कोई भी आवाज नहीं आएगी। एंड दिस इज बिकॉज देर आर लोड्स ऑफ गैप इन द फेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है ना, बहुत ज्यादा खाली जगह है यहाँ पर। सो विच अलाउ द स्टोन्स टू पास थ्रू देम, जो अलाउ कर रही है स्टोन को अपने से पास होने में। एंड फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, सिमिलर रीजन की वजह से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। सो देखिए पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या बताया इन्होंने, मोस्ट ऑफ जो स्पेस है बेटा एटम के अंदर वो क्या है हमारा, एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, पहली बात क्या बताई, एटम है, एटम के अंदर ज्यादातर जो जगह है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। इसके बाद बिकॉज मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गई गोल्ड फॉइल से विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्यों बताया इन्होंने ऐसा, कि जो एटम है उसमें जो मोस्टली जो जगह है वो खाली है, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल्स थे बेटा, मोस्ट ऑफ ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे पास हो रहे थे, वो खाली जगह है, उस एटम के अंदर खाली जगह थी जब तो वो पास हो गई, है ना। एटम के अंदर बेटा क्या है, खाली जगह है, जब वो एटम क्या है, पास हो गए। उसके बाद है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ ही पार्टिकल्स है जो अपने ऐसे पाथ से जा रहे थे और वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ ही पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो थोड़ी सी स्पेस के अंदर है। उसके बाद थर्ड, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, एंड बहुत ही कम बेटा फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि डिफ्लेक्टेड बैक हुए। ठीक है, वापस से वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हुए, किसके साथ में, एंगल कितना बेटा 120 डिग्री, जैसी आई वैसे ही डिफ्लेक्ट हो गई उसी एंगल के साथ में। ठीक है, बिल्कुल सीधे 180 डिग्री के साथ में, बहुत ही कम थे ऐसे पार्टिकल। सो यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सभी
ऑल जो हमारा सारा जो पॉजिटिव चार्ज है एंड जो मास है गोल्ड एटम का वो कंसंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड एटम है उनके अंदर जो मास है बेटा वो एक छोटी सी जगह में क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जो मास है गोल्ड एटम का वो कंसंट्रेटेड है एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर एटम में। सो ये हमारी तीन क्या थी बेटा, ऑब्जर्वेशंस की। रदरफोर्ड ने ये हमारा कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद फ्रॉम द डाटा ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट रेडियस जो है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10 की पावर 5 टाइम्स क्या है, कम है एटम की रेडियस से। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। जो रेडियस है बेटा न्यूक्लियस की वो 10 की पावर 5 टाइम्स कम है एटम की रेडियस से। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे रदरफोर्ड ने फॉरवर्ड किया एक न्यूक्लियर मॉडल एटम का विच हैड द फॉलोइंग फीचर, जिसके पास ये सब फीचर्स थी। फर्स्ट फीचर पॉजिटिव चार्ज सेंटर। ठीक है, सेंटर में क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज है इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला बेटा, न्यूक्लियस बोला। पॉजिटिव चार्ज है जिसको क्या बोला उन्होंने, सेंटर में है, न्यूक्लियस उन्होंने बोला। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। सारा जो मास है बेटा एटम का वो कहाँ रिजाइड करता है, न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, जो कि सेंटर में है। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ के अंदर। इसके बाद है साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू जो एटम का साइज है उसके। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, साइज जो न्यूक्लियस का बेटा बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू जो हमारी एटम का साइज है उसके। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स आपको। नेक्स्ट है फिर ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। जो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल था, एटम का जो मॉडल दिया रदरफोर्ड जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने, उनकी ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, लिमिटेशन क्या आई, कमी कहां पर आई इस मॉडल के अंदर। तो देखिए, रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर जो ऑर्बिट के अंदर जो रिवोल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, उसको एक्सपेक्ट नहीं किया गया वो क्या है बेटा, स्टेबल है। सो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। तो कोई भी पार्टिकल जो है बेटा सर्कुलर जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, मतलब चेंज होती है उसकी वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है विद टाइम। ओके, ये हमारी एक्सेलरेशन है, उसके पास एक्सेलरेशन होती है। एंड एक्सेलरेशन के टाइम पे चार्ज जो पार्टिकल है वो रेडिएट करता है एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को क्या करता है बेटा, रेडिएट करता है पार्टिकल। एंड यहाँ पर क्या होता है, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी। तो ऐसे वो रेडिएट कर रहा है तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को वो लॉस कर रहा है एंड फाइनली वो फॉल हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। सो फाइनली लॉस करेगा बेटा वो एनर्जी को और फाइनली किस में फॉल कर जाएगा, वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बेटा वो मूव करेगा एंड अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और फाइनली कहां पर आ जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर फॉल कर जाएगा। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एंड फाइनली फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर बेटा ऐसा है तो जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी मैटर है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी अनस्टेबल होनी चाहिए। सो वो अनस्टेबल होना चाहिए जो, एंड जो मैटर है वो नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। एंड जो मैटर जैसे हम देखते हैं जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं वैसे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। एंड वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। और हमें पता है कि जो बेटा एटम्स है वो क्या होते हैं, हमारी स्टेबल होते हैं, है ना। जब तो हम मैटर क्या है वो स्टेबल हैं। अगर वो स्टेबल नहीं होते तो हम मैटर जैसे एग्जिस्ट करते हैं उसको ऐसे थोड़ा ना देख पाते। तो यहाँ पर बेटा ये ड्रॉबैक आ गई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, जो उन्होंने एटम का मॉडल दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम। जो बोहर साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम का मॉडल दिया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू ओवरकम दी ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड साहब ने, जो हमें रदरफोर्ड जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एटम का मॉडल दिया था, ऑब्जेक्शन आ रही थी, है ना, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रही थी उस चीज की। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वो अनस्टेबल है बट हमें क्या पता है वो स्टेबल होता है। तो उन्हीं रिजेक्शंस को क्या करने के लिए बेटा, ओवरकम करने के लिए, उन ऑब्जेक्शंस को
अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील्स जो बोहर थे उन्होंने फॉरवर्ड किया फॉलोइंग पोस्टुलेट एटम, जो हमारा मॉडल है एटम का उसकी। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, वो क्या होती हैं बेटा एटम के अंदर अलाउड होती हैं। तो फर्स्ट चीज क्या बोल रही है उन्होंने, कुछ सर्टेन कुछ हमारी स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो अलाउड होती हैं हमारे एटम के अंदर, कुछ स्पेसिफिक हमारी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स की। एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जब जो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, बट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमें क्या बोल रहा था, रेडिएट कर दे फाइनली फॉल हो जाएगा, तो वो क्या हो गया बेटा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया कि वो रेडिएट एनर्जी को नहीं करता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया जब वो ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो शेल्स है, इनको क्या बोला गया, एनर्जी शेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं। ये क्या है, हमारी एनर्जी शेल्स होंगे। नील्स बोहर 1885 से 1962, born in Copenhagen on 7 अक्टूबर 1885। इनको अपॉइंट किया गया था प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इन 1916 एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके काम के लिए। किस पे काम किया था इन्होंने, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922। एंड अमंग प्रोफेसर बोहर्स न्यूमरस राइटिंग्स, बहुत सारा कुछ लिखा इन्होंने, उसमें से 3 जो इनके अपीयरिंग एज बुक्स, वो कौन सी है बुक्स जो है इनकी, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है एटॉमिक थ्योरी एंड थर्ड है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ऑलराइट बेटा, ये है हमारी फ्यू एनर्जी शेल्स इन एन एटम, एटम के अंदर जो हमारी शेल्स हैं, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रीट क्या है बेटा, ऑर्बिट्स हैं। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी को, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो ऑर्बिट, ये जो शेल्स हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये तो न्यूक्लियस हो गया हमारा, फर्स्ट जो शेल है उसका नाम क्या है, के शेल। फर्स्ट शेल है बेटा के शेल, सेकेंड शेल है बेटा एल शेल। सो इसको हमने क्या बोला, n इज इक्वल टू 1, इसको n इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। ऑलराइट, सो यहाँ पर दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन, ओ, इस तरीके से हम बोलेंगे इनको। एंड जो नंबर्स होंगे वो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद है बेटा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हम देखेंगे 1932 के अंदर जे चैडविक थे, उन्होंने डिस्कवर किया अनदर हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने देख लिया। इसके बाद है बेटा न्यूट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है एंड जो मास है वो नियरली इक्वल है जितना प्रोटॉन्स के पास होता है। एंड इवेंचुअली इनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। एंड न्यूट्रॉन्स जो है बेटा वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में सभी एटम्स के अंदर, छोड़ के किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन में बेटा जो न्यूट्रॉन्स है वो हमारी प्रेजेंट नहीं होते, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते बेटा, हाइड्रोजन के अंदर। ओके, तो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी यहाँ पर न्यूट्रॉन बेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सभी में होता है। इन जनरल जो न्यूट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। एंड जो मास है एटम का उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास जो होता है वो सम होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एटम का जो मास है वो किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा मास हो जाएगा एटम का। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वही क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कैसे जो इलेक्ट्रॉन बेटा डिस्ट्रीब्यूट है इन हमारी शेल्स इन ऑर्बिट्स के अंदर, वो अब हम देखते हैं। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट के अंदर एटम में, वो सजेस्ट किया गया बोहर एंड ब्यूरी के द्वारा। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन शेल्स। तो कुछ यहाँ पर हमारी रूल्स गिवन है। फर्स्ट है बेटा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल में गिवन बाय द
फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, ठीक है, 2n का स्क्वायर बेटा ये फॉर्मूला होता है। एंड n यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट नंबर है, एनर्जी लेवल इंडेक्स है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डिफरेंट शेल में वो किस तरीके से हो जाएंगे, 2n स्क्वायर है बेटा। अब यहाँ पर 1 हमारी फर्स्ट शेल हो जाएगी, 2 रखेंगे सेकेंड शेल के लिए, फिर यहाँ पर 3 थर्ड शेल, 4 रखेंगे फोर्थ शेल के लिए। अब फर्स्ट ऑर्बिट जो हमारी के शेल है उसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू n का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड के अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 एंड 4 2 8 इस तरीके से सेकंड में। ऐसे ही आप थर्ड में करोगे तो बेटा 18 हो जाएंगे। ऐसे फोर्थ ऑर्बिट में एंड जो हमारी एंड शेल इसको हमने बोला है इसमें 32 आ जाएंगे। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ये देखिए हमारा सोडियम एटम है, इसके अंदर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होता है Z बेटा, इसका 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। एंड यहाँ पर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर। सेकंड शेल में क्या है बेटा, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर हो जाएगा। इसका Z क्या होता है बेटा 11 होता है एटॉमिक नंबर इसका। इसी तरीके से जब हम क्लोरीन की बात करते हैं Z इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 17 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 17 होता है इसका। एंड यहाँ पर ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेटा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में, उसके बाद 7 कितने होंगे बेटा 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा 17 हो जाएंगे। सो देखिए ये हमारा हीलियम है। यहाँ पर मास नंबर हम कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ जितने न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन्स होंगे वही सम जो है उनका वो किसके इक्वल होगा, मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हमारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ये क्या है न्यूट्रॉन है जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, न्यूट्रॉन्स एंड 2 ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारे प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा अराउंड द न्यूक्लियस ये क्या हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दिस नंबर लेट्स अस नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स देयर आर इन अ न्यूट्रल एटम। बेटा हम बात करें न्यूट्रल एटम के अंदर, दिस इज आल्सो द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम की बेटा जब हम बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के इक्वल होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो कितने हैं 8 हैं, 8 हो जाएंगे बेटा मैक्सिमम। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही नहीं हम किसी भी शेल में डाल देंगे बेटा, ठीक है, सबसे पहले जो हमारी शेल होंगी उनको फिल किया जाएगा, इनर शेल जो हमारी होंगी अंदर वाली शेल्स को फिल किया जाएगा, उसके बाद बाहर वाली शेल्स को फिल करेंगे, अंदर से स्टार्टिंग होगी फिल करेंगे हम, ठीक। एंड दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, और शेल्स को हम फिल करेंगे एक स्टेप वाइज मैनर में, ऐसे नहीं किसी भी शेल में हम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते नहीं, एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन सिस्टमैटिकली इन फिगर। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट जो हमारे 18 एलिमेंट्स होते हैं उनका। ये हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से ये हमारा हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी बेटा सेकंड शेल, यहाँ पर लिथियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर अब सेकंड शेल आ जाएगी, हमारी फर्स्ट शेल थी, यहाँ पर सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अब यहाँ पर 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पर फुल हो जाएगी हमारी जो सेकंड शेल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम से लेके आर्गन तक, यहाँ पर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहाँ पर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पूरी फिलिंग हो जाएगी हमारी थर्ड शेल की भी। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद है बेटा एक्टिविटी 4.2 मेक अ स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। इसके बाद कंपोजिशन जो है एटम्स की फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन टेबल 4.1। इसके बाद देखिए बेटा वैलेंसी, जो हमारा मेन जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा वैलेंसी
इसको हम करेंगे। वैलेंसी क्या है? वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स। ठीक है, हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे अरेंज है शेल्स एंड ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल में एटम की, वो क्या होते हैं? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में बेटा जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है ये बात आपको? वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी? यही हो जाएगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड फ्रॉम द बोहर-ब्यूरी स्कीम वी आल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल जो है एटम की, वो अकोमोडेट कर सकती है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा? 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद इट वाज ऑब्जर्व दैट एटम जो है एलिमेंट्स के कंप्लीटली फिल होते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आउटर मोस्ट शेल में, तो उनके पास कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है। जब उनके पास पूरे 8 एटम होते हैं बाहर वाली शेल में, तो उनकी कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है। बेटा सीधी सी बात है, जो स्टेबल होगा वो क्यों रिएक्ट करेगा किसी के साथ में? है ना, वो आराम से मस्त अपनी जिंदगी में, ना स्टेबल है वो, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन बेटा उसके पास हैं, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा? रिएक्ट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बेटा रिएक्ट? बताओ, शाबाश। क्यों करते हैं रिएक्ट? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई शेयरिंग कर रहा है आपस में, है ना, तो क्यों कर रहे हैं वो? स्टेबिलिटी के लिए, है ना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं ताकि उनकी जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए, है ना, उनके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो इसीलिए वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। और जिनके पास पहले से ही फुल है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी, स्टेबल है पूरे, है ना, वो क्यों रिएक्ट करेंगे बेटा? उनके पास कम रिएक्टिविटी होगी। समझ आई बात? जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, इनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर वाली शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके फुल होते हैं, तो इसलिए ये कम रिएक्टिविटी शो करती हैं। एंड क्यों शो करती है बेटा? वो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। सो कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है एंड जो इनकी वैलेंसी है, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑलराइट। एंड ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, इन इनर्ट एलिमेंट्स में से जो हीलियम एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, एंड ऑल अदर जो एलिमेंट्स हैं एटम्स, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, सिर्फ जो हीलियम एटम है बेटा उनके पास क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक शेल है तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखा ना हमने, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर 2 है तो फुल फिल्ड है। 2 यहाँ पर प्रोटॉन है, 2 यहाँ पर न्यूट्रॉन है इन केस ऑफ हीलियम, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 1 प्रोटॉन है बेटा, 1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ आई बात? ये हमारी इलेक्ट्रॉन शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड यहाँ पर 1 प्रोटॉन है। यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के केस में, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बेटा, ये हमारी शेल है, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पर ये क्या हमारी शेल्स है। ये हमारी शेल्स है। फर्स्ट में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से इस वाली शेल में मान लो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर Z = 11 हो जाएगा। ये सोडियम के केस में होता है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी शेल्स होती है और इन शेल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। समझ आई बात? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से 2n² के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन सी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की, एलिमेंट्स की, इज वो क्या है बेटा? दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट। वहां से हमें पता चल जाएगा उनकी टेंडेंसी जो है रिएक्ट करने की, वो कितनी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एलिमेंट्स की जो एटम्स है उनकी फॉर्म मॉलिक्यूल को फॉर्म करने की, एटम्स सेम ओके हो जाएंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के हो जाएंगे। वाज दस एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड हो जाए बेटा, वो स्टेबल हो जाए। इसीलिए वो क्या शो करते हैं? दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के साथ में वो कंबाइनिंग शो करते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं वो। एंड आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वो सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। एंड जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा मैक्सिमम, हीलियम के केस में उसे हम बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, एंड ये होते हैं हमारे ऑक्टेट जहां पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स।
सो यहाँ पर क्या है, एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बेटा अचीव करने के लिए ऑक्टेट वो फुलफिल, ठीक है, वहां पर कंप्लीट उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसीलिए वो कंबाइन करता है दूसरे के साथ में, दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में, इसीलिए वो रिएक्ट करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वाज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कैसे होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करे, इलेक्ट्रॉन को ले ले, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, इलेक्ट्रॉन को दे दे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, ठीक है, आपस में वो क्या कर ले, बांट ले, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। तो इनके पास ये ऐसी मेथड है, या तो लॉस इलेक्ट्रॉन का, गेन इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर होगी हमारी चीजें तीनों। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन होंगे, लॉस और शेयर होंगे, सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ताकि जो ऑक्टेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। एंड गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, और यहां से हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, एलिमेंट की। दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, जो हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में वैलेंसी को। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए लिथियम के केस में बेटा, सोडियम के केस में यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, देखा हमने, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसका लॉस कर दे तो इनके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसीलिए वो रिएक्शन शो करते हैं इस 1 इलेक्ट्रॉन का अगर वो लॉस कर देंगे तो। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1, तो इसलिए इनके पास जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। इसके बाद है, कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। हम बताना है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, जितने इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर। तो देखिए एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में बेटा 2 है, तो इसकी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसके बाद क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, ऑक्टेट पूरा है ना। तो इनका लॉस करेंगे, 2 और 3 हो जाएगी बेटा, 2 मैग्नीशियम के केस में, 3 एल्यूमिनियम के केस में, इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम में यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का लॉस करने के बाद इसके पास फुलफिल्ड हो जाएगी। सो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1 और 2। मैग्नीशियम के केस में 2 हो जाएगी एंड एल्यूमिनियम के केस में 3 हो जाएगी। तो देखिए मैग्नीशियम के केस में क्या हो जाएगी बेटा, जो हमारी वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी, एंड मैग्नीशियम के केस में, एल्यूमिनियम के केस में जो हमारी वैलेंसी है वो 3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाइड्रोजन ये हमारी है, यहाँ पर सिंबल इसका गिवन है इस टेबल के अंदर, एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अंदर, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एंड उनकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की 1 होती है वैलेंसी, हीलियम की 0 होती है, फुलफिल्ड होता है इसका जो डुप्लेट है। लिथियम के केस में 1 होती है बेटा, बेरिलियम के केस में 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में बेटा 3 होती है, ऑक्सीजन के केस में 2 होती है, फ्लोरीन के केस में 1 होती है। अभी कैसे होती है, फ्लोरीन के केस में 1 क्यों होती है ना, एंड ऑक्सीजन के केस में कितनी हमारी 2 क्यों होती है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। देखो इट इज 2 और 3, क्या होगी बेटा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के केस में 2 और 3 होगी। इसके बाद बिकॉज मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसके बाद अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में एटम के क्लोज होते हैं उसकी फुल कैपेसिटी के, ठीक है, जितना उसमें आ सकते हैं उसकी फुल कैपेसिटी के होते हैं, लाइक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके पास 6 हैं, ठीक है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से देन जो वैलेंसी है वो डिटरमाइन होती है अलग वे में, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा तरीका है बेटा, ध्यान से सुनना। अब दूसरा तरीका कौन सा है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम के केस में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बोलो जल्दी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन एटम के केस में। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इट्स वैलेंसी कुड बी 7, इसकी जो वैलेंसी है बेटा वो 7 भी हो सकती है बेटा, कितने 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी 7 हो सकती है हमारी। एंड बट इट इज इजियर, बट इजी होता है फ्लोरीन के लिए गेन करना 1 इलेक्ट्रॉन को बजाय कि लॉस करना 7 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसके लिए गेन करना बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को इजी है, क्या है,
एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करे वो इसको आसानी होगी उसको करने में, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करे बेटा, लॉस करे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करे वो मुश्किल है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। ऑलराइट, तो इसलिए जो वैलेंसी है यहाँ पर वो 1 हो जाएगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसको, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो वैलेंसी डिटरमाइन होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनको, किसमें से, 7 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट में से। ठीक है, ऑक्टेट में कितने आ सकते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 7 कितना आ जाएगा बेटा, 1, तो 1 वैलेंसी हो जाएगी फ्लोरीन की। इसी तरीके से बेटा वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सो 8 - 6 कर दो, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी वैलेंसी। ऑलराइट, इसके बाद देयरफॉर एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो एटम है एलिमेंट का, उनके पास डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक डेफिनेट उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। एंड वैलेंसी जो फर्स्ट 18 एलिमेंट की गिवन है आपको, हाँ जी दिखाएं यहाँ पर हमने आपको 18 एलिमेंट तक यहाँ पर आपको गिवन है वैलेंसी। अब आर्गन के केस में क्या है बेटा, 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज फुलफिल्ड है भाई, है ना, इसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 8 8 फुलफिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। इसके बाद है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो वी नो दैट जो हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम जो डिटरमाइन करता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, जिनको डिनोट करते हैं हम Z से। ठीक है, किससे करेंगे बेटा, Z से करेंगे। एंड सभी जो एटम्स एलिमेंट के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। सभी एटम्स जो हैं एलिमेंट के, उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है Z। इनफैक्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं बेटा बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उनके पास होते हैं। फॉर हाइड्रोजन Z = 1 है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद है सिमिलरली कार्बन Z = 6, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है उसको हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं एटम की न्यूक्लियस में। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, जितने टोटल नंबर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। तो क्या हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है मास नंबर। मास नंबर, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम वी कैन कंक्लूड दैट जो मास है एटम का वो प्रैक्टिकली किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो मास, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हो जाएगा हमारा एटम का मास। क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हेंस जो प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स है उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसलिए जो मास है एटम का वो रिजाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद है फॉर एग्जांपल मास जो कार्बन का 12U होता है, बिकॉज इसके पास क्या होते हैं, 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास आएगा। तो 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है बेटा, तो 12U ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा कार्बन का। इसी तरीके से एल्यूमिनियम 27, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। जो मास नंबर है डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे एटम के न्यूक्लियस में। हाँ जी बेटा, तो बताओ जल्दी से मास आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ मास कैसे हम बताएंगे, बोलिए बच्चों जल्दी, मास कैसे बताओगे आप, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में वही क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है इट इज डिनोटेड बाय ए से हम इसको डिनोट करेंगे एंड एटॉमिक जो नंबर उसको Z से करेंगे। इसके बाद है इन द नोटेशन ऑफ फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल आप इस तरीके से लिखोगे, ब्रैकेट में यहाँ पर मास नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर। ठीक है, X यहाँ पर Z, यहाँ पर A। तो जो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है उसको हम राइट कैसे करेंगे, N7 और यहाँ पर 14, 7 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, 14 क्या है इसका एटॉमिक
मास, इस तरीके से। ऑलराइट, इसके बाद है बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे आइसोटोप्स, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है ये हमने देख लिया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पर नॉन न्यूट्रॉन, क्या यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, बताओ बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होते हैं, नहीं न्यूट्रॉन्स नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। इसके बाद है आइसोटोप, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है ना, ध्यान देना आपको इस पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स है ना, हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी आइसोटोप, तो हमने बताया था पढ़ेंगे बेटा आइसोटोप को भी, तो फाइनली अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, देखो इन नेचर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सम एलिमेंट्स की, नेचर के अंदर कुछ जो एटम्स होते हैं बेटा एलिमेंट्स की, उनके पास क्या होता है, देखो उनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है बेटा सेम, बट जो मास नंबर है वो क्या है डिफरेंट। एलिमेंट सेम होगा, उनके जो एटम्स होंगे, कुछ के केस में ऐसा होता है वहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 3 हमारी एटॉमिक स्पीशीज होते हैं बेटा, नेम लेते हैं उनका, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, हाइड्रोजन के। ठीक है, आइसोटॉप से बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम 3 स्पीशीज हैं। ठीक है, ये हमारे आइसोटॉप्स होते हैं। क्यों, देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों के केस में सेम है, 1 1 1। डिफरेंस कहाँ है, एटॉमिक मास, देखिए प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रीटियम का 3। ऑलराइट, एंड जो एटॉमिक नंबर है हर एक का 1 है, बट जो मास नंबर है वो अलग अलग है, 1 2 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अदर एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन का बेटा, यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर है बट मास देखो एक में 12 है, एक में 14 है। इसी तरीके से क्लोरीन में बेटा 17 एटॉमिक नंबर है बट मास देखो एक में 35 एक में 37 है। तो ये क्या होते हैं हमारे आइसोटोप। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल आइसोटोप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स सेम एलिमेंट के। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें आइसोटोप की, क्या होते हैं एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट है सेम एटम है उसकी। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हम, एक ही एलिमेंट के एटम्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, देख रहे हो एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्लोरीन का वो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, एलिमेंट तो वही है, क्या एलिमेंट चेंज हुआ है, नो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर देखो कार्बन के केस में आपका एलिमेंट चेंज हुआ है, नहीं एलिमेंट तो वही है कार्बन, बट यहाँ पर चेंज क्या हो गया बेटा, मास नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट तो क्या है सेम है बट एटम, ठीक है यहाँ पर डिफरेंस है एटम में, एक में मास अलग है दूसरे में मास अलग है, एक में क्या है मास 12 है कार्बन में, एक में मास 14 है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा आइसोटॉप्स बोलते हैं। ये क्या है बेटा आइसोटॉप्स। ठीक है, सो therefore we can see that there are 3 isotopes of hydrogen atom। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या हो जाएंगे, एटम्स सेम एलिमेंट के जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, वो क्या हो जाएंगे आइसोटॉप्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में होता है बेटा सेम एलिमेंट है, क्या यहाँ पर एलिमेंट चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन से हम हीलियम की बात कर रहे हैं, क्या मैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, क्या कार्बन से हम ऑक्सीजन पे गए, क्या हम क्लोरीन से ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर अलग एलिमेंट का कंपैरिजन नहीं, अलग एलिमेंट नहीं ले रहे हम, सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है बट उसके एटम्स की हम यहाँ पर बात करें, एटम्स में डिफरेंस, क्या डिफरेंस, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट मास नंबर जो है वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 1 1, तीनों के केस में क्या है एक है एटॉमिक नंबर बट जो मास नंबर है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये प्रोटियम ये ड्यूटेरियम ट्रीटियम। ठीक है, दोनों के केस में क्या बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है बट प्रोटियम के केस में एक प्रोटॉन है। डिफरेंस देखो, प्रोटियम के केस में एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम के केस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ट्रीटियम के केस में देखो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, सो ये हमारे आइसोटॉप्स हो जाएंगे हाइड्रोजन की। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन की। ठीक है, ये हमारा क्लोरीन का 35 का आइसोटॉप है, ये क्लोरीन 37 आइसोटॉप है। यहाँ पर एटॉमिक मास 35 है, यहाँ पर एटॉमिक मास 37, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है बेटा सेम है, न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर देखो डिफरेंस, न्यूक्लियस यहाँ कंटेन करेगा 17 प्रोटॉन्स और यहाँ पर 20 न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया।
आइसोटॉप्स आपको पता चल गया क्या होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए बहुत सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वहां पर मिक्सचर होता है आइसोटॉप्स का, ठीक है। एलिमेंट्स किससे बनते हैं, कुछ एलिमेंट्स के किसमें क्या होता है, वो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर होता है आइसोटॉप्स का। सो ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हर एक जो आइसोटोप एलिमेंट का वो क्या बेटा, प्योर सब्सटेंस है। एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स की वो सिमिलर होती है, बट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, हमारी अलग होती हैं। तो देखिए क्लोरीन जो है वो अक्यर करता है नेचर में दो आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर। कितनी फॉर्म्स के अंदर बेटा, दो आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर। कितनी फॉर्म्स होती हैं, दो आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए मास एक में 35, एक में 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का रेशियो बेटा, मतलब एक 75%, एक 25%। 25% 37, 35 यू जिसका मास 35 होगा वो 75%। इस तरीके से ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक एज अ मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो बेटा क्वेश्चन जनरल है ना, किसका मास लेंगे। तो यहाँ पर देखो लेट अस फाइंड आउट, यहाँ पर हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे क्लोरीन एटम का ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डाटा विल बी, देखिए 35 जिसका मास है वो 75% है, 75/100 कर देंगे। जो 37 जिसका मास है बेटा वो कितना प्रेजेंट, 25%, सो 25/100 कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे 35.5 यू जिसको हम यूज करेंगे मास, ठीक है, क्लोरीन एटम का मास। एंड जो मास है एटम का किसी भी नेचुरल एलिमेंट के अंदर उसको हम लेते हैं एवरेज मास उसके नेचुरली अकरिंग जो हमारे एटम्स हैं उनका, ठीक है। इसके बाद है अगर एलिमेंट के पास कोई भी आइसोटोप नहीं है देन तो जो उसका मास है उसके एटम का वो सेम ही रहेगा, ठीक है, जितना सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा वही सेम, ठीक। इसके बाद है बट अगर एलिमेंट अक्कर करता है बेटा आइसोटॉपिक फॉर्म में, बट यहाँ पर स्पेशल किस बात हो रही है, अगर वो आइसोटॉपिक फॉर्म में है तो क्या होगा, आइसोटॉपिक फॉर्म में है सो देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म। तो हमें जानना पड़ेगा उसके आइसोटॉपिक फॉर्म की परसेंटेज क्या है, ठीक है। एंड देन द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, देन हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मास को कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, ठीक है। इस तरीके से दिस डजंट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5 यू। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एटम जो है क्लोरीन का उसके पास फ्रैक्शनल मास होगा 35.5 यू, बट इट मीन्स दैट इफ यू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेते हो सो कंटेन करेगा वो दोनों आइसोटोप को क्लोरीन के, ठीक है। एंड यहाँ पर एवरेज जो मास होगा दैट इज 35.5 यू। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद है एप्लीकेशंस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एप्लीकेशंस को। तो देखिए सिंस जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है सभी आइसोटोप्स के एलिमेंट की वो सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूजफुल है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। एंड सम ऑफ देम आर, जो आइसोटोप है यूरेनियम का उसको हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह, ठीक है, जो यूरेनियम का बेटा आइसोटोप है फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। एंड जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट का उसको यूज करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैसे यूज करते हैं बेटा, ट्रीटमेंट में कैंसर की। इसके बाद है जो आइसोटोप होता है आयोडीन का यूज करते हैं उसको गोइटर के ट्रीटमेंट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर आइसोबार। अभी हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप, अभी हम पढ़ेंगे आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, सो लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। हमने यहाँ कंसीडर किया बेटा दो एलिमेंट, एक है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 होता है, एक है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। एक है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, एक है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये हमने लिया, एक है कैल्शियम और दूसरा है आर्गन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स में क्या है बेटा, डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बेटा, इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर की, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कितने हैं, एटॉमिक नंबर 20 है तो यहाँ पर 20 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे। 18 के यहाँ पर प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रोटॉन्स हैं, बट जो मास नंबर है दोनों में वो 40 है, तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो सेम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है सेम है एटम्स के अंदर इन पेयर में एलिमेंट्स के। तो जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट लेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट सिमिलरिटी कहाँ है, सेम क्या चीज है, सेम होगा बेटा मास नंबर। क्या होगा, सेम मास नंबर। क्या आप ध्यान दे रहे हो, आइसोबार क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा बेटा, सेम उनका मास नंबर हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। यहाँ पर जो उनका मास नंबर है वो सेम आएगा, जैसे कि आर्गन एंड हमारी कैल्शियम के अंदर है जो 40 होता है इनका मास नंबर, बट एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एलिमेंट भी अलग अलग हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों कैल्शियम और ये आर्गन, यहाँ पर ये
Z क्या होता है इसका 20 होता है, एंड यहाँ पर Z क्या होता है बेटा 18 होता है। यहाँ पर जो मास नंबर है वो क्या है बेटा हमारा 40 होता है, यहाँ पर भी क्या होता है बेटा हमारा 40 होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट के केस में जो हमारा मास नंबर है वो 40 है, तो ये क्या है हमारे दोनों आइसोबार्स हैं। जबकि यहाँ पर हम क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 की हम बात करते हैं तो ये क्या है बेटा हमारी आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स क्यों हैं? सेम एलिमेंट के हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या है दोनों के पास, देखो सेम क्या है बेटा इनके पास एटॉमिक मास, बट डिफरेंस कहां पर आया, यहाँ पर क्या है बेटा इनके पास सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंस कहां पर आया इनके एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास जो है यहाँ पर क्लोरीन 35 है, यहाँ पर क्लोरीन 37 है। ठीक है, इनके जो मास है वो हमारे अलग अलग है। आइसोटोप में मास अलग होगा, आइसोबार में मास जो है वो सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या होंगे बेटा यहाँ पर हमारी एटॉमिक नंबर रहेगा। यहाँ पर एटम जो है अलग एलिमेंट का होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट सेम क्या होंगे मास नंबर होंगे, वो हो जाएंगे हमारे आइसोबार्स। क्लियर हो गया बेटा आइसोबार भी आपको? ठीक है, तो देखिए इसके बाद है क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किसको जाता है बेटा जे थॉमसन एंड गोल्डस्टीन को। उसके बाद जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारी क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं। तो उसके बाद रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, एंड रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का प्रपोज किया उन्होंने क्या बताया, वेरी टीनी न्यूक्लियस होता है जो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, एंड जो स्टेबिलिटी एटम की वो एक्सप्लेन नहीं की इस मॉलिक्यूल, ये जो हमारा मॉडल था एटम का, ठीक है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद नील्स बोहर जो मॉडल था एटम का वो सक्सेसफुल था ज्यादा। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट शेल के अंदर, अलग अलग शेल्स के अंदर, एंड विद डिस्क्रीट एनर्जी, एंड उनके पास डिस्क्रीट एनर्जी होती है न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी एक स्पेसिफिक ठीक है एनर्जी होती है। एंड अगर जो एटॉमिक शेल्स हैं वो कंप्लीट होती हैं तो एटम जो है वो स्टेबल होगा एंड वो लेस रिएक्टिव होगा। अगर बेटा उनकी शेल्स कंप्लीट है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कम रिएक्टिव हो जाएगा, है ना, बिकॉज उसके पास क्या है जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके पास है तो वो कम रिएक्टिव हो जाएगा। जे चैडविक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एटम के, एंड सो जो हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स क्या है बेटा उनके पास कोई चार्ज नहीं। एंड जो मास इलेक्ट्रॉन का वो अबाउट 1/2000 टाइम्स क्या होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड जो मास है प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का उसको हम 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है, एंड शेल्स जो है एटम के उनको हम डेजिग्नेट करते हैं KLMNOP इस तरीके से। एंड वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, एंड एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का वो सेम होता है किसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होती है हमारी एटम की न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद है मास नंबर एटम का इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होता है, आइसोटोप हो जाएंगे। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार एटम्स होते हैं सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट क्या होता है बेटा एटॉमिक नंबर होता है। एलिमेंट्स डिफाइन कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उनके पास होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, जो वो पोजेस करते हैं। ऑलराइट बेटा, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कीजिएगा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल बेटा, ये किसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है बेटा हमारे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ऑलराइट, इसको बेटा आप ध्यान में रखेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा यहाँ पर हमारा मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास हम बात कर लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें आपको? ये क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। सो एटॉमिक मास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाद एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप कैलकुलेट करोगे एटॉमिक मास में से माइनस कर दोगे आप एटॉमिक नंबर को, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, एटॉमिक मास में से माइनस कर दो बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे हमारे एटॉमिक मास, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा मास नंबर, ठीक है। जो हमारा मास नंबर होता है वो मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर कर दो आप, तो यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास या फिर आप बोल रहे हो जो हमारा मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा एटॉमिक मास नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट्स करने। आई होप बेटा आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई गई है। कोई भी आपको बेटा डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट वीडियो के साथ में।